Hello and welcome to my channel. My name is Archana and today we are going to study pharmacology. तो बेटा फार्माकोलॉजी में हम हमारी जीआई ड्रग्स पे थे। तो आज जो हम सबसे पहले हमारी जीआई की ड्रग पढ़ेंगे दैट इज अवर एंटा एसिड। तो एंटा एसिड या फिर एसिड सप्रेसेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, जो पेट में एसिड रिलीज हो रहा है, जो जीआई में, जो स्टमक में एसिड रिलीज हो रहा है, उस एसिड के जो अगेंस्ट काम करे। मतलब उसके अगर एसिड में क्या होगा बेटा, एसिडिक पीएच लेस देन क्या होती है, 7 होती है, ये आपकी एसिडिक पीएच होगी एंड दिस इज योर बेसिक पीएच। तो जो हमारे एंटासिड है वो क्या करेंगे, वो जो पीएच है उसको क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे। मतलब एसिडिक टू बेसिक क्या है, हमारे स्टमक के पीएच को लेके जाएंगे। ड्रग्स दैट ईदर न्यूट्रलाइज, जो क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगी गैस्ट्रिक एसिड को, या फिर सप्रेस कर देंगी उसके सिक्रीशन को टू रिलीव हाइपर एसिडिटी। या तो बेटा जो एसिड रिलीज हो चुका है उसको क्या कर देना, न्यूट्रलाइज कर देना। कैसे, एसिड प्लस बेस रिएक्शन देखी होगी सबने, क्लासिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव अस सोल्ट प्लस वाटर। तो या तो हमारे जो एंटासिड है वो क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। एसिड प्रेजेंट है, बेस हम दे देंगे, सोल्ट और वाटर बन जाएगा और एसिड क्या हो जाएगा हमारा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके अलावा वो क्या करेंगे, सिक्रीशन को स्टॉप कर देंगे। मतलब जहां से रूट सेल से क्या एसिड सिक्रीट हो रहा है उसके सिक्रीशन को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे या फिर सप्रेस कर देंगे। आया समझ में एंटासिड क्या होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासेस एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सबसे पहले जो हमारा एंटासिड है उसमें आएंगे न्यूट्रलाइजिंग एजेंट। नाम से पता चल रहा है न्यूट्रलाइजिंग एजेंट, मतलब जो क्या करेंगे बेटा, जो एसिड रिलीज हो चुका है उसके क्या है, उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। कैसे कर देंगे, हम कोई भी एक बेस डालेंगे। तो अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो क्या है, बेसिक नेचर के हैं और हमारे स्टमक के एसिड को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgHOH ट्वाइस। हमारा जो वेरी फर्स्ट है दैट इज अवर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये कैसे काम करता है, डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर देगा किसको, HCl को, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। अब देखो बेटा, जैसे ही न्यूट्रलाइज हुआ तो क्या हो जाएगा, पीएच हाई हो जाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि एसिडिक पीएच से न्यूट्रलाइजिंग पीएच पे जाएगा, टुवर्ड 7 आएगा। न्यूट्रल हमारा 7 पे होता है, ये हमारा स्केल है। 7 पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दिस इज अवर एसिडिक एंड ये हमारा हो जाएगा बेसिक। तो जैसे ही हमने क्या किया, कोई भी ड्रग जो है पेशेंट ने ली तो उसमें क्या हुआ, पहले सपोज करो पेशेंट का पीएच 3 पे था, तो जैसे उसने कोई भी बेसिक ड्रग ली तो क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जाएगा, मे बी उसका जो पीएच है वो 5 हो जाए। तो ये क्या है, टुवर्ड क्या जा रहा है, बेसिक जा रहा है पीएच। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो जो गैस्ट्रिक पीएच है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेप्सिन की एक्टिविटी है वो लेस हो जाएगी और अल्टीमेटली क्या है, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। आया समझ में। मैग्नीशियम क्या है बेटा, डायरिया कोज कर सकता है, और अगर हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन कोज कर देगा। ये क्या कह रहा है कि अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को ज्यादा यूज कर ले तो पेशेंट में एज एडवर्स इफेक्ट हमें डायरिया देखने को मिलेगा, और उसी जगह अगर हम एल्यूमिनियम को ज्यादा यूज कर ले तो हमें पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग आएगी दैट इज अवर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब ये क्या होते हैं, देखो बेटा इनका एग्जाम्पल है हमारा रेंटिडिन, फेमेटाडिन, निजाटिडिन और हमारा सेमीटिडाइन। रेंटिडिन मोस्ट ओपनली यूज होने वाली ड्रग है। अब ये काम कैसे करती है हम ये देखेंगे। ब्लॉक कर देंगी, देखो नाम क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट जहां आ गया ना बेटा वो क्या करता है, अगेंस्ट काम करता है उस चीज के। और वहीं अगर अगोनिस्ट आ गया तो वो उसके टुवर्ड्स काम करेगा, मतलब उसके फेवर में। तो एंटागोनिस्ट है तो H2 रिसेप्टर का एंटागोनिस्ट है, मतलब H2 रिसेप्टर को अपने काम से रोक देगा। तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा H2 रिसेप्टर को ऑन पार्शियल सेल्स, जो पार्शियल सेल्स हमारे स्टमक में प्रेजेंट है वहां पे उनको जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से AMP एक्टिविटी डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली जो
एच सिक्रीशन है, एच पॉजिटिव सिक्रीशन है, वो भी कम हो जाएगा। और अगर एच पॉजिटिव सिक्रीशन कम होगा, अगर एच पॉजिटिव ही कम है तो वो सीएल नेगेटिव से जाके क्या है, अटैच नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली क्या है, हमारी एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, जो एसिड प्रेजेंट है, एसिडिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे आएंगे बेटा प्रोटोन पंप इनहिबिटर। इसमें देखो ओमाप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमराजोल और हमारा रेबिप्राजोल आ जाएंगे। ये सब क्या है, हम सब ने नाम सुने हैं, एज एंटासिड इनको यूज करते हैं। क्या हुआ, जैसे ही हमने ये ड्रग ली, ये प्रो ड्रग है, मतलब ये क्या है, हमारे स्टमक में जाके एक्टिवेट होती है। ठीक है, एक्टिवेट कैसे होती है और अपना काम कैसे करती है। सपोज करो कोई भी एक पेशेंट है, उसने क्या ली, उसने ओमिप्राजोल ड्रग ले ली। ओमिप्राजोल एक प्रो ड्रग है, वो उसके स्टमक में जाएगी। जैसे वो उसके स्टमक में चली जाएगी इसोफेगस से होते हुए, तो स्टमक में क्या प्रेजेंट है, पार्शियल सेल्स प्रेजेंट है। वो ये जो हमारी ओमिप्राजोल है, ये क्या करेगी, अपनी एक्टिविटी को तभी एक्टिवेट करेगी जब वहां पे क्या होंगे, पार्शियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो ये पार्शियल सेल्स के कांटेक्ट में आई, ये एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होते इसने क्या किया, इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया इसने एच पॉजिटिव या के पॉजिटिव एटीएस पंप को, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड सप्रेशन हुआ। क्या किया इस ड्रग ने, सपोज जैसे कोई एक ये प्रो ड्रग है, मतलब ये हमारे स्टमक में जाके एक्टिवेट होगी। इसको एक्टिवेशन के लिए नीड है पार्शियल सेल्स की, किसकी नीड है, पार्शियल सेल्स की। जैसे ये पार्शियल सेल्स के जो है कांटेक्ट में आएंगी, वहां पे क्या है, एसिड प्रेजेंट होगा, उस एसिड के साथ ये कांटेक्ट में आएंगी पार्शियल सेल्स के, वहां जाके ये क्या कर देगी, रिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी, मतलब इसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। क्या इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी, किसको, एच पॉजिटिव और के पॉजिटिव के सिक्रीशन को। और अगर एच पॉजिटिव और के पॉजिटिव सिक्रीट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली एसिड का सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ये क्या है बेटा, ये हमारी स्ट्रोंगेस्ट एंटासिड है। कौन सी है ये, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, जो हमारी ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल जो ड्रग्स हैं, ये क्या है, स्ट्रोंगेस्ट क्या है, हमारी एंटासिड है। और एक बात और याद रखना, ये क्या है, प्रो ड्रग है, मतलब अगर इनको हमने क्या है, किसी और एटमोस्फेयर में रखा तो ये एक्टिवेट नहीं होंगी। इनको एक्टिवेट होने के लिए किसकी जरूरत है, स्टमक में प्रेजेंट पार्शियल सेल्स की क्या है, इनको नीड है। नेक्स्ट हमारा आएगा साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स। अब जैसे कि नाम बता रहा है साइटोप्रोटेक्टिव, तो ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब हम ये स्टडी करेंगे। सुक्रालफेट क्या करेगा बेटा, ये फोम फोम जेल लाइक कोटिंग ओवर अल्सर बेस। जो अल्सर का बेस है क्या है, अगर ज्यादा एसिड सिक्रेट हो गया तो पेप्टिक अल्सर्स होने के चांसेस हो जाएंगे। तो जो हमारा जो सर्कल फेट है, ये क्या करेगा बेटा, ये एक जेल है, और जो अल्सर बन चुके हैं उन अल्सर के बेस के ऊपर जाके क्या कर देगा, कोटिंग कर देगा, जिसकी वजह से क्या ना हो, अगर एसिड सिक्रेट होगा तो वो सेल्स क्या, जो अल्सर्स हैं वो क्या ना हो और फर्दर इरिटेट ना हो। नेक्स्ट हमारा आएगा मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा म्यूकस को और बाइकार्बोनेट को। अगर देखो बेटा म्यूकस और बाइकार्बोनेट क्या है, ज्यादा हो गया। अब एक एग्जांपल देखो, मेरे पास HCl है, ठीक है। HCl हमने लैब में दो फॉर्म में देखा होगा, वन इज अवर डाइल्यूट, सेकेंड वन इज अवर कंसंट्रेटेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डाइल्यूट में क्या होता है राजेश, डाइल्यूट में क्या है, पहले से क्या एड अप होता है, वाटर मिक्स होता है। कंसंट्रेटेड में जो वाटर की अमाउंट है वो कम होती है। तो क्या है, कंसंट्रेटेड ज्यादा खतरनाक है या डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड, क्योंकि उसमें पानी कम है। तो क्या है, कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेटेड है वो क्या है, ज्यादा हार्मफुल है। तो हम उसको इफेक्ट को कम करने के लिए उसको क्या करते हैं, उसमें वाटर मिक्स कर देते हैं और उसको डाइल्यूट कर देते हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारे पेट में एसिड प्रेजेंट है, जो HCl हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, अगर म्यूकस ज्यादा हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, और उसका जो इफेक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एसिड प्रिवेंट्स नशेड अल्सर्स। जो बेटा नशेड्स को खाने से, जो हमारी क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, उनके कंजप्शन से क्या है, जो अल्सर होते हैं उससे भी क्या है, ये मिसोप्रोस्टोल क्या करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज अवर बिस्मुथ सबसैलिसेट। ये क्या करेगा, कोट कर लेगा अल्सर को, सेम वही काम करेगा, ये जेल लाइक कोटिंग बना रहा था, ये भी क्या कर देगा, अल्सर को कोट कर देगा। पर इसके साथ साथ ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी दिखाएगा। मतलब अगर पेशेंट को क्या है, कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसके गट में, तो उनको भी क्या कर देगा, ये किल कर देगा। इज इट क्लियर। अब देखेंगे बेटा हम हमारे एंटासिड के यूजेस। तो सबसे पहले देख लो,
एंटासिड कब यूज करेंगे हम? अगर पेशेंट को क्या है, अल्सर हो रखे हैं, अगर पेशेंट को अल्सर है तो जितना ज्यादा एसिड जो है सिक्रीट होगा उतना ज्यादा पर्सन के जो अल्सर्स हैं वो इरिटेट होंगे, तो सबसे इनिशियल यूज आ जाएगा, हम इसको पेप्टिक अल्सर में देंगे। नेक्स्ट हम देंगे इसको जीआरडी में। अगर पेशेंट को क्या है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर है तो भी हम पेशेंट को क्या है, एंटासिड देंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलेक्सिस। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देंगे गैस्ट्रोनोम। अगर पेशेंट को क्या है, गैस्ट्रिनोमा है तो भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। नशेड इंड्यूस्ड अल्सर है तो हम क्या देंगे, मिसोप्रोस्टोल देंगे, अभी हमने देखा। एच पाइलोरिस इरेडिकेशन है तो हम पेशेंट को क्या देंगे, बिस्मूथ, क्योंकि वो क्या करवा रहा था, एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी दिखा रहा था। एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि क्या है, ये माइक्रोब अच्छे से किल हो सके, और साथ में क्या देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे। आ गया समझ? और प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्विक रिव्यू देख लो। प्रोटोन पंप इनहिबिटर क्या है, सबसे स्ट्रोंगेस्ट है, जिसका एग्जांपल क्या जाएगा, हमारे रेबिप्राजोल, जो इसोप्राजोल है, और जो हमारे ओमिप्राजोल है, और ये क्या है, प्रो ड्रग है, मतलब ये स्टमक में जाके क्या होती हैं, एक्टिवेट होती हैं। अब आ जाएंगे बेटा इसके एडवर्स इफेक्ट पे। एडवर्स इफेक्ट हमने वहीं देखे थे, अगर मैग्नीशियम साल्ट, अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको हम ज्यादा यूज कर ले तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को डायरिया हो सकते हैं। अगर एल्यूमिनियम साल्ट को ज्यादा यूज कर लेंगे तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। उसके बाद क्या है, अगर हमने CaCO3 को ज्यादा यूज कर लिया, कैल्शियम कार्बोनेट को ज्यादा यूज कर लिया, तो पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन होने के भी चांसेस हैं, और मिल्क अल्कलाई सिंड्रोम भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा NaHCO3 को अगर ज्यादा यूज कर लिया तो सिस्टमिक अल्कलोसिस हो सकती है, पूरे सिस्टम का क्या है, इंक्रीज हो सकता है पीएच, क्या हो सकता है, पूरे सिस्टम का इंक्रीज हो सकता है पीएच, जिसकी वजह से बेसिक क्या है, पूरी बॉडी हो जाएगी। एडिमा हो सकता है, एडिमा क्या होगा, फ्लूइड फिल हो जाएगा बॉडी में, फ्लूइड क्या है, फिल हो जाएगा बॉडी में विद स्वेलिंग, और उस फ्लूइड में जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी वो किसकी होगी, सोडियम की होगी। आ गया समझ? नेक्स्ट जो है वो है हमारा H2 ब्लॉकर। अब H2 ब्लॉकर से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, अगर हम सेमेटिडिन को ज्यादा दे रहे हैं, जो बेटा जो रेंटिडिन के साथ हमने ड्रग पढ़ी थी, अगर हम सेमेटिडिन को ज्यादा देंगे तो पेशेंट में हमें गैस्ट्रो गायनेकोमास्ट्रिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद क्या है, इंपोर्टेंस, उसके बाद जो है लेक्टोरिया भी देखने को मिल सकता है। अब ये क्या है, ये फीमेल हार्मोन, गैस्ट्रोमलेशिया क्या होगा, जब मेल में क्या है, चेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फीमेल हार्मोन, तो ये अगेंस्ट काम कर रहे हैं मेल हार्मोन के, जो क्या है, एंड्रोजन, तो ये क्या है, एंटी एंड्रोजोनिक हार्मोन है। उसके बाद CNS इफेक्ट में क्या है, कंफ्यूजन हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है, स्पेशली जो एल्डर पीपल है, जो एज्ड है, उनमें क्या है, CNS के जो इफेक्ट्स है हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का क्या है, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, अगर हम लंबे टाइम के लिए किसको यूज कर लेंगे, रेबिप्राजोल, इसोप्राजोल को यूज करेंगे, तो हमें पेशेंट में ऑस्ट्रोपोइसिस देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रोपोइसिस है तो अल्टीमेटली कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन क्या है, कम है, B12 की जो डेफिशिएंसी है वो भी हो सकती है, और हाइपोमैग्नीशियमिया भी हो सकता है, मतलब रिड्यूस हो जाएगी मैग्नीशियम की अमाउंट, इमिया मींस इन द ब्लड। इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ कैल्शियम जो इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंट इन्फेक्शन एंड निमोनिया। तो देखो बेटा, पेशेंट का क्या है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, उसकी बोन्स भी वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से पेशेंट प्रोन हो जाएगा किसके, निमोनिया और इन्फेक्शन के। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर्कलफेट। इसका जो है साइड इफेक्ट होगा, दैट इज अवर कॉन्स्टिपेशन। मिसोप्रेस्ट्रोल से क्या हो सकता है, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हो सकती है, और क्या है, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको एबॉर्शन भी हो सकता है, मींस ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा बिस्मूथ। बिस्मूथ से क्या होगा, ब्लैक स्टूल आ सकते हैं पेशेंट को, और उसकी टंग क्या है, वो भी ब्लैक हो सकती है, पर ये हार्मलेस है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी बेटा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या आ जाएगा, सिवियर अगर रीनल फेलियर है तो हम पेशेंट को क्या नहीं देंगे, मैग्नीशियम साल्ट नहीं देंगे, क्योंकि किडनी क्या है, उसको फिल्टर करने के कैपेबल नहीं है। नेक्स्ट हार्ट फेलियर है या फिर हाइपरटेंशन है पेशेंट को, तो क्या हम अवॉइड करेंगे NaHCO3, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगी क्योंकि इससे। नेक्स्ट प्रेगनेंसी है तो मिसोप्रोस्टोल नहीं देंगे, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, जिससे अबॉर्शन के चांसेस क्या है, बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थेरेपी दे दी तो पेशेंट में क्या है, ऑस्ट्रोपोइसिस देखने को मिल सकती है, उसकी बोन्स क्या है, वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट आ जाएगी बेटा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाएगा, एडमिनिस्टर करेंगे एंटासिड को
वन 1 और 3 आवर आफ्टर मील्स, खाना खाने के 1 या 3 घंटे बाद एंड एट बेड टाइम। नेक्स्ट हमारा होगा सेपरेट एंटासिड फ्रॉम अदर ड्रग्स बाय 2 आवर्स। अगर बेटा कोई भी हम ड्रग ले रहे हैं तो उस ड्रग के 2 आवर्स के गैप में ही हम क्या है पेशेंट को एडमिनिस्टर क्या कर सकते हैं, एंटासिड कर सकते हैं, वरना क्या है वो उसकी इफेक्टिवनेस को क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी। टीच करेंगे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कैसी मॉडिफिकेशन की उसका जो अल्टीमेटली जो रूट कोज है, मतलब जो एसिड का प्रोडक्शन है वही पेशेंट में क्या हो जाए, कम हो जाए। कैसे हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप अवॉइड करें किसको, स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन इनटेक अगर ज्यादा है, और स्पाइसी फूड का भी क्या है आप अवॉइड करें, तो सो दैट जो एसिड प्रोडक्शन हो रहा है वो अल्टीमेटली खुद ब खुद क्या हो जाए, कम हो जाए, और पेशेंट को किसकी, एंटासिड की जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट आएगा बेटा प्रोटोन पंप इनहिबिटर। प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे हम गिव बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले देंगे। ये कैप्सुलेटेड फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा कैप्सुलेटेड फॉर्म में, क्योंकि ये प्रो ड्रग है और इसको ना ही तो आप क्रश कर सकते हो ना ही बाइट कर सकते हो, क्योंकि ये खुद ब खुद कहाँ पे जाके, स्टमक में जाके पार्शियल सेल के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मॉनिटर करेंगे लॉन्ग टर्म। अगर बेटा पेशेंट को लंबे टाइम तक हमने प्रोटोन पंप इनहिबिटर दे दिया तो हम क्या है ध्यान रखेंगे कि पेशेंट की बोन डेंसिटी ज्यादा कम ना हो जाए, और जो मैग्नीशियम है उसका लेवल भी बॉडी में चेक करेंगे, B12 भी क्या है चेक करते रहेंगे। एजुकेट करेंगे वुमेन को अबाउट मिसोप्रोस्टोल कॉन्ट्राइंडिकेशन इन प्रेगनेंसी। वुमेन को बताएंगे कि जो मिसोप्रोस्टोल है ये आप क्या है प्रेगनेंसी में कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली क्या है अबॉर्शन के चांसेस भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आ गया समझ। तो नेक्स्ट जो ड्रग है दैट इज अवर एंटी डायरियल। तो एज द नेम सजेस्ट, एंटी मींस अगेंस्ट, डायरिया मतलब डायरिया। तो जो डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, ड्रग दैट रिड्यूस स्टूल फ्रीक्वेंसी बाय स्लोइंग मोर्टेलिटी एंड डिक्रीजिंग इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। देखो बेटा जो क्या है स्टूल अगर पेशेंट को बार बार पास हो रहा है, फ्लूइडी है, लिक्विडी ज्यादा है, तो हम उस पेशेंट को एंटी डायरियल ड्रग देंगे। वो ड्रग क्या करेंगी, बार बार स्टूल की जो पास होने की फ्रीक्वेंसी है उसको कम कर देगी, उसके बाद स्लो कर देगी मोटेलिटी को, और क्या है डिक्रीज कर देगी इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को। अब क्लासेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज अवर ओपियोइड रिसेप्टर अगोनिस्ट। तो एग्जांपल आएंगे इसके लोपरमाइड, और हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज अवर डाइफेनोजाइलेट। तो इसमें एक्ट ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। देखो बेटा मैंने अभी बताया था एंटागोनिस्ट मतलब जो अगेंस्ट काम करेगा, अगोनिस्ट मतलब जो सपोर्ट में काम करेगा। तो जहां एंटागोनिस्ट आ जाएगा वो तो अल्टीमेटली क्या करता है, ब्लॉक करता है उस रिसेप्टर को, और जहां पे अगोनिस्ट आ जाएगा वो उसको बूस्ट कर देगा। तो ये एक्ट करवा देगा किस पे, ऑन म्यू ओपियोइड रिसेप्टर इन जीआई ट्रैक। जो जीआई ट्रैक में म्यू ओपियोइड रिसेप्टर है उन पे जाके जो है ओपियोइड रिसेप्टर क्या है काम करेगा, जिसकी वजह से इनहिबिट हो जाएगी एसीएच एक्टिविटी। एसीएच एक्टिविटी क्या है, अगर इनहिबिट हो गई तो अल्टीमेटली हमने लग्जेटिव परगेटिव पढ़े थे ना, एसीएच बढ़ रहा है तो पेरिस्टालिसिस बढ़ रहा है, और एसीएच अगर क्या है कम हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है, तो पेरिस्टालिसिस भी कम होगा। तो देखो बेटा क्या हो गया, अगर इनहिबिट हो जाएगा एसीएच तो पेरिस्टालिसिस कम होगा, पेरिस्टालिसिस कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बढ़िया से होगा, और एब्जॉर्प्शन हो गया अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, तो अल्टीमेटली जो फ्रीक्वेंसी ऑफ पासिंग स्टूल है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गया समझ। नेक्स्ट इज अवर बिस्मूथ कंपाउंड। इसका एग्जांपल है बिस्मूथ सबसेलिसेट। कोट अभी पढ़ा था बेटा, ये तो जो कोट करेगा म्यूकोसा को बाइंड करेगा टॉक्सिन के साथ, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी क्या है शो करेगा वर्सेस एंट्रिक पैथोजेंस की। नेक्स्ट इज अवर सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स। इसका एग्जांपल वो जो है वो दैट इज अवर ऑक्रीटोटाइड। इनहिबिट कर देगा किसको, रिलीज ऑफ जीआई पेप्टाइड। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पेप्टाइड रिलीज हो रहे हैं उनके रिलीज को कम करवा देगा। जैसे ही वो रिलीज कम होगा तो सिक्रीशन भी क्या हो जाएगा, जीआई ट्रैक में कम हो जाएगा। सिक्रीशन कम होने की वजह से मोर्टेलिटी भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। मोर्टेलिटी रिड्यूस होगी तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूल को पास होने की वो भी कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली डायरिया जो है वो क्योर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे आएंगे बेटा यूजेस। यूजेस में देखो सबसे पहले जो आया है दैट इज एक्यूट नॉन स्पेसिफिक डायरिया। अगर बेटा पेशेंट को नॉन स्पेसिफिक डायरिया में कॉजेटिव एजेंट नहीं पता कि इसको डायरिया किस वजह से हो रहा है, पर एक्यूट है, माइल्ड फॉर्म में है, तो भी हम पेशेंट को क्या है एंटी डायरियल दे सकते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया है तो भी हम पेशेंट को लोपरमाइड और बिस्मुथ दे सकते हैं। क्या है इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम रिलेटेड डायरिया है
तब भी हम पेशेंट को लोप्रमाइड वगैरह दे सकते हैं। सिवियर सेक्रेटरी डायरिया है तब भी हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एडजेवेंट विद एच पाइलोरी थेरेपी। बिस्मुथ को क्या है बेटा ऐड ऑन कर देंगे किसके साथ, एच पाइलोरी थेरेपी, मतलब एंटी माइक्रोबियल थेरेपी पेशेंट को अगर हम दे रहे हैं तो उसके साथ क्या कर देंगे हम, बिस्मुथ ऐड ऑन कर देंगे, ताकि क्या है अल्टीमेटली बैक्टीरिया की भी जो डेथ है वो हो जाए, बैक्टीरियलाइसिस भी हो जाए, और जो बार बार क्या है स्टूल पास करना पड़ रहा है पेशेंट को वो भी क्या हो सके, क्योर हो सके। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में क्या आएगा, सबसे पहले देख लो लोपरमाइड का एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसे कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, सीएनएस का डिप्रेशन हो सकता है अगर हमने हायर डोज पे ले लिया। बिस्मुथ से अभी पढ़ा था, ब्लैक टंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, ब्लैक स्टूल पास हो सकते हैं, जो कि क्या है, हार्मलेस है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑक्टीरो टाइट। इससे क्या हो सकता है, इससे गोल स्टोन हो सकती है, गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में देखो बेटा, अगर तो क्या है इन्फेक्टेड डायरिया है, इन्फेक्टेड डायरिया स्पेशली विद ब्लडी डायरिया, ब्लडी डायरिया को क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। अगर पेशेंट को इन्फेक्टेड डायरिया है जिसमें क्या है ब्लडी डायरिया भी आ रहा है, तो उसमें क्या है पेशेंट के सिम्टम रोज हो सकते हैं। पेशेंट के सिम्टम क्या है, बार ज्यादा रोज हो सकते हैं अगर हमने पेशेंट को बिना इन्फेक्टेड, बिना पॉजिटिव एजेंट के पता हुए कोई भी एंटी डायरियल दे दिया तो। नेक्स्ट आएगा बेटा चिल्ड्रन लेस देन 2 इयर्स, 2 साल से कम के बच्चे को लोप्रामाइड नहीं देनी। नेक्स्ट आ जाएगा लीवर इंपेयरमेंट, अगर लीवर इंपेयरमेंट है तो भी नहीं देंगे। एस्पिरिन एलर्जी है तो अवॉइड करेंगे किसको, बिस्मुथ को। नेक्स्ट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाएगा, आइडेंटिफाई अंडरलाइंग कोज ऑफ डायरिया। अंडरलाइंग ये मैंने अभी बताया कि किस रीजन से डायरिया हो रहा है, अगर पेशेंट को मान लो एमीबियोसिस है तो डायरिया का कोज बेसिकली क्या हुआ, एंटोमीबा हिस्टोलिटी का हुआ, और हम पेशेंट को क्या लोप्रामाइड दिए जा रहे हैं तो वो ठीक नहीं होगा। तो हमें क्या है पहले पेशेंट का डायरिया का पॉजिटिव एजेंट पता होना चाहिए। उसके बाद एनकरेज करेंगे ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। क्यों, क्योंकि पेशेंट को क्या है डायरिया हुआ है तो उसके सोल्ट और क्या है वाटर कम हो गए बॉडी में, तो हम पेशेंट को क्या है ओआरएस देंगे जिससे उसकी हाइड्रेशन भी मेंटेन रहे बॉडी की, और क्या है पेशेंट के साल्ट्स भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स और साल्ट भी बैलेंस में रहे। मॉनिटर करेंगे हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट को, स्पेशली चिल्ड्रन एंड एल्डरली। एजुकेट करेंगे अबाउट, पेशेंट को बोलेंगे कि आपको ज्यादा कैफीन और हाई फैट फूड कंज्यूम नहीं करना। अगर बेटा ऑक्टेराटाइड दे रहे हैं पेशेंट को तो देखेंगे अल्ट्रासाउंड करवाते रहेंगे कि उसको कहीं गोल ब्लैडर स्टोन तो नहीं होगी है। अगर लोप्रामाइड है वार्न करेंगे पेशेंट को नॉट टू एक्सीड रिकमेंडेड डोज। लोप्रामाइड के केस में हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप डोज से ज्यादा क्या है इसको मत ले, वरना आपको क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। आ गया समझ। तो देखो बेटा हमारी जीआई की जितनी भी ड्रग्स थी वो सारी खत्म हो गई। अब देखो जो डायरिया है, देखो डायरिया हो रहा है पेशेंट को, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होता है ना। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मेजर कॉजेज हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सके कि ये डायरिया कौन सा है। तो सबसे पहले आ जाएगा बेटा अपन का वायरल। तो वायरल डायरिया में क्या होगा, पेशेंट को डायरिया तो होगा ही पर उसके साथ नोजिया होगी, वॉमिटिंग होगी, वोटरी डायरिया होगा, फीवर होगा और एक होगा, जो यूजुअली 1 से 3 दिन में क्या है सबसाइड हो जाता है। नेक्स्ट आएगा हमारा वायरल, तो सॉरी बैक्टीरियल। अगर बेटा पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से डायरिया होगा, फीवर होगा, चिन्स आएगा, समटाइम ब्लड या फिर म्यूकस भी जो है स्टूल्स में आ सकता है। वोमिटिंग जो है वो लेस कॉमन है, जो पेशेंट है उसको वोमिटिंग इतनी ज्यादा नहीं आएगी। उसके बाद जो आएगा दैट इज अवर फूड इंटॉलरेंस या फिर लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंट आजकल तो बहुत ऐसे ट्रेंड में चला हुआ आमंड मिल्क ये वो। तो देखो लैक्टोज इंटॉलरेंट या फिर फूड इंटॉलरेंट है तो उसको क्या हो जाएगा, अगर बेटा देख लो कोई पर्सन क्या है लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो उसको क्या होगा, जैसे उसने कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कंज्यूम कर लिया तो उसके एग्जैक्ट 1 घंटे बाद उसको क्या है स्टूल पास होगा, और उसको क्या फील होगी, ब्लोटिंग, गैस, क्रैम्प्स या फिर लूज स्टूल आर आफ्टर ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स और अदर ऑफेंडिंग प्रोडक्ट। जो उसको क्या है बॉडी उसको, जो उसकी बॉडी में क्या है टॉलरेट नहीं हो पा रहे, अगर वो फूड को क्या है कंज्यूम कर लेगा तो उसको ब्लोटिंग, गैस या क्रैम्प्स होगी, लूज स्टूल पास होंगे। कब होंगे लूज स्टूल पास, आफ्टर 1 आवर ऑफ कंज्यूमिंग इट। नेक्स्ट है हमारा इमोशनल। कई बार बेटा स्ट्रेस की वजह से भी पेशेंट को क्या है डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे क्विक रिव्यू सभी ड्रग्स का। तो देखो अब तक हमने क्या पढ़ी, सबसे पहले हमने पढ़ी बेटा एंटीएमेटिक्स। एंटीएमेटिक्स हमारी कौन सी ड्रग है जो वोमिटिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो क्या करती है ये, स्टॉप या फिर प्रिवेंट करती है किसको, वोमिटिंग को।
एग्जाम्पल थे बेटा इसके हमारे ओंडास्टिरोन, मेटाक्लोप्रोमाइड, देन अवर हायोसिन और प्रोमेथाजाइन। अब इसके यूज का है, कहाँ यूज करते हैं इसको, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वोमिटिंग में। उसके बाद कहाँ यूज करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वोमिटिंग में। इमोशन जो मोशन सिकनेस है उसमें भी देंगे, मतलब पेशेंट को ट्रेवलिंग की वजह से अगर वोमिटिंग होती है। मॉर्निंग सिकनेस में भी देंगे, किसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस, जो प्रेगनेंसी के पहले ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा वुमेन को क्या है, सुबह सुबह वोमिटिंग जैसा फील होता है, उसको बोलते हैं। गैस्ट्रोपैरेसिस में बीतेंगे। क्यूटी एडवर्स इफेक्ट में क्या जाएगा, क्यूटी वेव की प्रोलोंगेशन हो जाएगी, पेशेंट को सेडेशन हो सकता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ। नेक्स्ट हमारा पार्किंसंस डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नहीं देंगे। ग्लूकोमा है पेशेंट को तो भी नहीं देंगे, एपिलेप्सी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में कुछ ड्रग्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या करेंगी, पेशेंट को क्या है, स्टिमुलेट का काम करके उसको क्या है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सकती हैं। टाइमिंग क्या है, बिफोर, देखो पहले ही बताया था, ट्रेवल या खाना खाने के आधे से 1 घंटे पहले के एंटीएमेटिक्स देनी पड़ती हैं, ताकि वो अपना इफेक्ट दिखा सके और पेशेंट को नोजिया या वोमिटिंग ना हो। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा हमारी एमेटिक्स। उसके बाद क्या पढ़ा था, एमेटिक्स ही तो पढ़ा था। एमेटिक्स क्या होती है, जो एंटीएमेटिक का उल्टा काम करे, मतलब जो वोमिटिंग को इंड्यूस कर दे। तो ये इसका एग्जांपल है हमारा एपिलेक, एपोमोर्फिन। अब ये कब देंगे, पेशेंट को उल्टी क्यों करवानी होती है, जब उसने कुछ गलत खा लिया हो तो पॉइजनिंग में देंगे। ध्यान रखना पॉइजनिंग किसकी ना हो, कोई भी पेट्रोल स्ट्रॉन्ग एसिड बेस की पॉइजनिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी करोसिव पॉइजनिंग ना हो। कई पेशेंट ने क्या है, कुछ ऐसा खा लिया है जिससे पहले ही क्या है, जीआई पूरा इरिटेट है, और हम पेशेंट को क्या दे दे, मेटिक्स दे दे, तो उसका जीआई और भी क्या है, इरिटेट हो जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। ये देख लो एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, अरिदमिया हो सकता है एस्पिरेशन से। एस्पिरेशन से क्या हो सकता है, एस्पिरेशनल निमोनिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, सीएनएस डिप्रेशन भी हो सकता है। कोरोसिव पेट्रोलियम अगर है, पेशेंट ने कोरोसिव या फिर कोई पेट्रोलियम क्या है, वो क्या लिया है, इंजेस्ट कर लिया, तो नहीं देंगे एमेटिक्स। उसके बाद पेशेंट जिनको सीजर्स है या जो फिर अनकॉन्शियस है उनको भी नहीं देंगे। नेक्स्ट क्या है, ध्यान क्या रखेंगे, कंफर्म पॉइजनिंग, जो कंफर्म करेंगे किसको, पॉइजनिंग टाइप को, कि कौन से टाइप की उसने पॉइजनिंग की है, प्रोटेक्ट करेंगे एयरवे को देते टाइम। क्यों, क्योंकि क्या है, एक्सपायर ना कर ले वो एमेटिक्स को। नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारा लग्जेटिव। लग्जेटिव क्या होते हैं, जो क्या करवा देंगे, कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर देंगे और स्टूल को इजीली सी पास करवा देंगे। एग्जांपल है फाइजम हस्क। क्या होता है फाइजम हस्क, ये सब गोल बेटा। फाइजम हस्क में देंगे, लैक्टोलोज में देंगे, सेना में देंगे, डॉक्सोसेट में देंगे, पैराफिन देंगे। कब देंगे, क्यों दे रहे हैं हम लग्जेटिव, अगर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, बाउल प्रिपरेशन के लिए। क्या होता है बाउल प्रिपरेशन, अगर हमने पेशेंट की कोलोन को खाली करना है कोई भी एग्जामिन के लिए, कोई भी क्या ओटी पर्पस के लिए, तो हम पेशेंट को लग्जेटिव या परगेटिव्स देंगे, ताकि इसका स्टमक अच्छे से खाली हो जाए। और क्या है एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएंगे पेशेंट में, ब्लोटिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, और पेशेंट को डिपेंडेंस भी हो सकती है। डिपेंडेंस मतलब उसको आदत लग सकती है लग्जेटिव की। अब कब नहीं देंगे, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में नहीं देंगे। प्रेगनेंसी में क्यों नहीं देंगे, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, जो बेटा हमारी जो पेरिस्टेलिसिस है उसको स्टिमुलेट कर रही है, उसको ज्यादा बढ़ा देती हैं, तो वो क्या कर देंगे, अल्टीमेटली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी तो बढ़ा सकती है, तो प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। ध्यान क्या रखेंगे, इनकरेज करेंगे फ्लूइड फाइबर को, कि आप अच्छे से फ्लूइड इनटेक करें, पानी बढ़िया पिए, बढ़िया फाइबर जो है कंज्यूम करें। मॉनिटर करेंगे इलेक्ट्रोलाइट को, कि क्या है, उसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो। नेक्स्ट आ जाएंगे बेटा अपन के एंटासिड। क्या होता है एंटासिड, जो एसिड का सिक्रीशन है उसको क्या कर दे, या सप्रेस कर दे, या उसको जो सिक्रीट हो चुका है उसको क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। एग्जांपल क्या जाएंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओमेप्राजोल, रेंटिडिन, सर्कलफेट या फिर मिसोप्रोस्टोल, देन बिस्मुथ। कब देंगे, जीआरडी में देंगे। उसके बाद कब देंगे हम ये हम पेशेंट को देंगे अगर पेशेंट को क्या है, नसेड अल्सर है, अगर पेशेंट को अल्सर हो चुकी है उस केस में भी देंगे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए भी देंगे। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट क्या होंगे, पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ऑस्ट्रोपोइसिस हो सकता है। ऑस्ट्रोपोइसिस किसकी वजह से होगा, बेटा अभी पढ़ा है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की वजह से होगा। गाइनोमास्ट्रिया हो सकता है, क्यों होगा, एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट की वजह से। ब्लैक स्टूल पास होगा, क्यों होगा ब्लैक स्टूल पास, बिस्मूथ की वजह से। रीनल फेलियर अगर पेशेंट को है तो क्या है, मैग्नीशियम साल्ट नहीं देंगे, क्योंकि किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी में मिसोप्रोस्टोल नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या करती है, एक्टिवेट कर सकती हैं। एडमिनिस्टर करेंगे करेक्ट टाइम पे, बिल्कुल सही टाइम पे उसको पेशेंट को देंगे, लाइफस्टाइल एजुकेट करेंगे और बताएंगे अगर तुमने लॉन्ग टर्म तक पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ले लिया तो तुम्हें क्या क्या है, हानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा एंटी डायरियल। एंटी डायरियल क्या होगा, जो डायरिया को प्रिवेंट करेगा, तो एग्जांपल लोपरामाइड, बिस्मूथ और
ऑक्टीरोटाइड। एक्यूट डायरिया में देंगे, आईबीएस में देंगे, ट्रेवलर डायरिया में भी दे सकते हैं। अब एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है पेशेंट को, गोल ब्लैडर स्टोन हो सकती है और सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। नेक्स्ट, इन्फेक्टेड डायरिया में नहीं देंगे। अभी मैंने बोला अगर पेशेंट को क्या मान लो एंटामीबा, उसको अमीबियोसिस हो चुका है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका उसको डायरिया कोस कर रहा है और हम धड़ाधड़ पेशेंट को लोप्रामाइड दे रहे हैं, तो पेशेंट ठीक नहीं होगा, उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी। तो कोई भी एंटी डायरियल ड्रग देने से पहले डायरिया का कारण पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जाएगा एस्पिरिन, एलर्जी है तो भी नहीं देंगे, पीडियाट्रिक्स बच्चों में नहीं देंगे, लोप्रामाइड 2 साल से कम के बच्चे को नहीं देंगे, याद रखना। एनकरेज करेंगे ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को मॉनिटर करेंगे, हाइड्रेशन एजुकेट करेंगे, पेशेंट को अच्छे से क्या है अपनी डाइट को कंज्यूम करे। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा। जो आज हमारी बेटा जीआई की जितनी भी ड्रग्स थी वो सारी कंप्लीट हो गई। और इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर इट। और उसके अलावा अगर आपको इन नोट्स का क्या है, अगर आप इनको इन नोट्स की नीड है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। आ गया समझ? और कल हम हमारा नेक्स्ट जो है सिस्टम कवर करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।